मैं सरिता, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का, कि वही चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही हम बात करेंगे इसके लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा प्रैक्टिकली रिलेटेड भी कह सकते हैं इसको, वो है परिनालिका। तो सबसे पहले बात आती है कि ये परिनालिका होती क्या है। तो परिनालिका होती क्या है, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि परिनालिका को कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी कुचालक, जैसे मैंने ये चीनी मिट्टी या कोई कार्डबोर्ड ले लिया हमने, कोई भी कुचालक क्या ले लेते हैं, कोई वृत्ताकार इस तरीके से हमने क्या ले लिया, कोई कार्डबोर्ड की या फिर कोई चीनी मिट्टी का बर्तन ले लिया जो इस तरीके से होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए। और दूसरी इसकी जो मेजर शर्त है, इसका जो ये वृत्तीय है ना, ये जो वृत्ताकार भाग इसकी त्रिज्या है वो क्या होनी चाहिए, जो लंबाई से कम होनी चाहिए। या कह सकते हैं कि जो त्रिज्या की तुलना में ये जो लंबाई है, इसका व्यास है, उसकी तुलना में लंबाई क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी तो पहली शर्त तो ये होगी। फिर इसको बनाया कैसे जाता है, तो ये मैंने चीनी मिट्टी का लिया है। अगर इसके चारों तरफ मैं क्या कर देती हूँ, कोई चालक तार इस तरीके से क्या है हमने लपेट दिया, तो इसके पूरे एकदम से क्या लपेट देते हैं, पास पास क्या लपेट दिया मैंने, कोई चालक तार लपेट दिया। तो इस तरीके से हम अगर चित्र रूप में बनाना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको, कि ये क्या ले ली हमने, कोई परिनालिका या कह ली नली ले ली, ठीक है, जिसकी आर है वो क्या है, बहुत ही कम है लंबाई की तुलना में। तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से क्या लपेट दिए, कुछ चालक तार लपेट दिया। अभी ये जो चालक तार की बात करें, इसमें करंट फ्लो होगा ना, ये चालक तार ले रहे तो इसमें धारा क्या है, आई प्रवाहित हो रही है, इसकी डायरेक्शंस कुछ ऐसी नहीं हो जाएगी। अब परिनालिका की बात करते हैं, तो ये जो परिनालिका, इसमें जो तार हम ले रहे हैं, ये क्या है, इसकी जो इसका पृष्ठ है उसके लगभग क्या आ रहे हैं, लंबवत आ रहे हैं। तो परिनालिका के अंदर क्या होगा कि ये जो तार इसके लपेटे जाते हैं, कि ये इनकी डायरेक्शंस के लिए ले, तो ये इसके लगभग क्या हो गए, जो चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, उत्पन्न होगा। तो वो इसके क्या है, जो नली है उसकी क्या लगभग क्या आ जाते हैं, लंबवत आ जाते हैं। फिर अगर यही जो परिनालिका है, इसके साथ में आपको बता देती हूँ, अगर जैसे हम क्या किसी चुंबक को लेते हैं, उसको फ्री हैंड छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, नॉर्थ एंड साउथ में वो क्या है, उसका सिर अटक जाएगा। वैसे ही अगर परिनालिका में हम धारा प्रवाहित कर देते हैं और फिर इसको फ्रीली किसी कुचालक की सहायता से ऐसे लटका दिया जाता है, तब इसमें क्या देखते हैं कि ये जो परिनालिका है वो भी क्या है, नॉर्थ एंड साउथ पोल की ओर स्थिर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि परिनालिका है एक तरीके से क्या चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो वो कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसका क्या जाएगा, कोई चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ठीक। अभी जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मैं इसमें एक अलग चित्र से आपको समझा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जैसे हमने ये परिनालिका ले ली है, इसके अंदर क्या है, इस तरीके से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जैसे हमने बल रेखाओं की बात की थी, कुछ ऐसे आता है, नहीं आता है ना, सबके लिए ऐसे ही आया था। उस टाइम भी हमने जो बल रेखाओं की जब बात की थी तब हमने कुछ इस तरीके से किया था। और वहां हमने क्या कहा था कि जैसे ये अंदर जो डायरेक्शन है ना, नॉर्थ टू साउथ होती है, और बाहर वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाती है ना। जो नॉर्थ टू साउथ है वहां से, जैसे बाहर अगर नॉर्थ से साउथ आ रही है तो जो अंदर की साइड में उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। जैसे हम क्या बात करें, यहाँ से बात करें, अगर धारा की इससे ऐसे ले लेते तो ये क्या आ गई, नॉर्थ से साउथ, एंड बाहर क्या गई इसकी, साउथ से नॉर्थ हो रही। लेकिन बात यहाँ हो रही है, अभी हम बात क्या करें कि वहां भी हमने क्या देखा था कि ये जो बल रेखाएं जितनी समीप होती हैं वहां उतना ही क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी जैसे जैसे इनसे बाहर की ओर जाते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता जाता है, न्यून होता जाता है। तो जो परिनालिका है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, इसके एकदम से जो कुचालक, एक तो कुचालक हमने क्या ले ली, नली ले ली, उसके चालक तार लपेटते हैं, उसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो इसके बाहरी सिरे हैं वहां जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, परिनालिका के लिए 0 होती है। तो परिनालिका के लिए अगर अपन यहाँ बात करते हैं तो B =
होता है, जबकि यहाँ क्या होता है बी की वैल्यू कुछ होती है। ठीक है, तो जो आदर्श परिनालिका है उसकी अगर बात करें तो आदर्श परिनालिका के लिए क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से ही होगा कि यहाँ क्या होता है, यहाँ की सिर्फ इस हिस्से में ही क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। मैंने क्रॉस और डॉट के बारे में आपको पहले से ही बता रखा है कि ये किसको बताते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर है, लंबवत बाहर की ओर और लंबवत अंदर की ओर, इन दो चीजों को क्या है ये बताते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी परिनालिका क्या होती है उसको हमने समझ लिया। अभी इसी परिनालिका को क्या ले लेते हैं, अगर हम कोई अनंत लंबाई की क्या ले ली, हमने परिनालिका ले ली। अनंत लंबाई का मतलब ये जो त्रिज्या या ये जो बेलनाकार हमारी परिनालिका है उसका जो ये व्यास वाला सिरा बहुत पतला है और ये क्या है बहुत ही लंबी है। तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि किसी अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अभी अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ से इसमें क्या लगा दी हमने, बैटरी लगाई थी पहले, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक कोई वृत्ताकार कह लिया, सॉरी हमारा क्या है ये वृत्ताकार ले लो, वृत्ताकार कह लिया हमने, धारावाही कोई लूप ले लेते हैं, इसकी कंसीडर करते हैं, जो इन दोनों के जो इसकी चौड़ाई है ये क्या कितनी है, x। ठीक है, धारा जो प्रवाहित कर रहे हैं वो कितनी है, इसमें I धारा है। तो अभी ये जो चुंबकीय क्षेत्र और उनके बारे में देखो बात करते हैं। हमारे पास जो हमारा एम्पीयर का नियम है, एम्पीयर का नियम क्या है, सबसे पहले तो हमें बार बार ये कहें कि एम्पीयर का जो नियम है वो हम बहुत बार यूज करेंगे। तो एम्पीयर का नियम क्या कहता है, इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू क्या आता है, म्यू जीरो सिग्मा आई आ गया। अभी हमने बार बार क्या कहा, सिर्फ म्यू जीरो ले रहे हैं कि निर्वात की ही बात कर रहे हैं। अगर यही हमारे पास कोई माध्यम की बात आती है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि माध्यम वाला। अभी इसको क्या नाम दे देते हैं हम, पी क्यू आर और एस नाम दे देते हैं। अभी इस चित्र को अगर हमने समझ लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ऑलमोस्ट 4 आ गया। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए बात करें, पी क्यू आर एस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या देखते हैं कि जैसे P और Q की बात करें, है ना, तो P और Q है, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र और जो लंबाई है उनके बीच में जो एंगल क्या है, थीटा बराबर क्या है, 0। और वही अगर इधर बात करते हैं तो इनके बीच में जो एंगल है वो एक दूसरे के लंबवत है, यानी थीटा का क्या मान आ गया, 90 डिग्री। और ये जो एस आर वाला ले रहे हैं हम, इस ऐसा कुछ थोड़ा पहले कर चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला था आयताकार लूप के लिए। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है, B की वैल्यू है वो क्या जाएगी, यहाँ पर क्या है, B इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। तो हम जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं वो क्या आ जाएगा, टोटल P Q R S के लिए तो निकालेंगे, तो निकालते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल पहले तो किसके लिए, P Q B डॉट dl, हम क्या लिख रहे थे डायरेक्टली B dl क्या लिख दिया मैंने, कोस थीटा प्लस इंटीग्रल क्यू आर बी डी एल कोस ऑफ थीटा प्लस क्या जाता है हमारे पास, यहाँ नीचे लिख देते हैं बी डी एल कोस ऑफ थीटा, क्यू आर के बाद में क्या आ गया आर एस, और प्लस क्या जाता है एस पी, पूरा आ गया ना, एस पी के लिए क्या जाता है बी डी एल कोस ऑफ थीटा। यहाँ जो टोटल धारा हम ले रहे हैं सिग्मा आई क्या लेगी, टोटल धारा की वैल्यू हमें आई लेगी। तो यहाँ क्या जाएगा, म्यू 0 इनटू क्या आ गया हमारे पास आई पी। अभी मैं हर एक के लिए बात कर रही हूँ, उसी के नीचे ही इस चीज को लिखूंगी, पी क्यू यानी कि पी और क्यू, यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है 0 डिग्री है, और ये जो लंबाई है पी क्यू डी एल वही तो आएगी, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास
एल आएगी, यानी ये बाद में, पहले हम यहाँ पे सिर्फ एंगल्स की बात करते हैं। यहाँ बी और डी एल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, लंबवत होंगे कि नहीं होंगे। और आर और एस की बात करते हैं तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 0, थीटा इक्वल टू 0 कह सकते हैं, लेकिन बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। एस पी में क्या जाएगी, वही थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 90 डिग्री। तो जो कोस 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई या नहीं आ गई, यानी हमारे पास ये वाला वैल्यू क्या आ गया 0, ये वाला वैल्यू भी क्या आ गया 0, और ये भी क्या आ गई 0, सिर्फ हमारे पास ये एक बचा। तो इनको लिख देते हैं हम। तो ये हमने लिखा तो क्या आ गया, इंटीग्रल पी क्यू बीडीएल मैंने इसीलिए लिख दिया कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और +0 +0 एंड इक्वल्स टू म्यू 0 क्या आ गया, आई आ गया। तो यहाँ से हमारे पास देखो b क्या आ गया, बाहर आ गया। पी क्यू के लिए बात करते हैं, देखो पी क्यू इनकी ये जो लंबाई ली है वो कितनी मानी हमने, x ली है, तो वो क्या आ जाएगी यहाँ पर इनटू क्या आ गया x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा म्यू 0 आई। तो b इक्वल टू इसका क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 आई अपॉन क्या लिख दिया हमने, x लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, अगर हम क्या ले रहे हैं, जो अभी इसमें जो हमने आयताकार इसके अंदर भाग लिया है, यहाँ जो संख्या ली है वो हमने क्या ली है, सिर्फ इकाई के लिए बात कर रही हूँ मैं कि अगर इकाई संख्या होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र क्या आ गया हमारे पास, b इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन क्या जाता है हमारे पास x आ जाता है। क्या कंसीडर करते हैं, अभी तो इकाई के लिए बता दिया, वही अगर हम क्या ले रहे हैं, ये लंबाई तो इसकी कितनी आ रही है, x आ गई, और अगर क्या है nx, अगर फेरों की संख्या है तो जो टोटल धारा होगी वो कितनी होगी, ये तो क्या होगी फेरों की संख्या होगी ना टोटल, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास nx और क्या आ गया i। ये पुट आउट करो, यहाँ पर हमारे पास इनकी क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये b बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 जो टोटल धारा है तो ये हमारे पास की टोटल धारा है nx फेरों में कितनी होगी, म्यू 0 क्या जाता है nx i अपॉन क्या गया है, x से x क्या आ गया कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गई म्यू 0 n i। ठीक है, अभी अगर हमारे पास क्या ले लिया कि ये जो हमने क्या लिया हमारी परिनालिका ली है, इसमें देखो b ऐसे लिख सकते हैं, जो परिनालिका ली है तो उसकी लंबाई क्या ली हमने कैपिटल है, और इसमें जो फेरों की संख्या है वो क्या ले लेते हैं, अगर n ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे तो क्या कहा हमने, एक परिनालिका की लंबाई तो n और फेरों की संख्या क्या आ रही है यहाँ पे कैपिटल N। यहाँ जो n हमने लिया है वो क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, n क्या होता है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो हम क्या देखते हैं, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या का मतलब जो टोटल हमारे पास फेरों की संख्या कितनी है n, और ये क्या आ गया हमारे पास अपॉन n की स्मॉल n है वो क्या हो गया इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो यहाँ हम b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह म्यू 0 या तो n i लिख दो, या क्या कर दो म्यू 0 n अपॉन l इंटू क्या लिख दो i लिख दो। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन से रहेगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज का सॉल्यूशन जो क्वेश्चन आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हमें देखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या देखना है। अगर इकाई लंबाई में फेरों की संख्या करना और चुंबकीय क्षेत्र की कैलकुलेशन पूछे तो डायरेक्ट ये वाला सूत्र हम यूज में ले लेंगे, और अगर परिनालिका में फेरों की संख्या और परिनालिका की लंबाई दे रखी है तो हम किसको करेंगे, इस वाला जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। वही अगर हम बात करते हैं इसकी चुंबकीय क्षेत्र की, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र का हमारे पास जो सूत्र था वो क्या था, B इक्वल टू क्या होता है म्यू 0 H होता है, तो H की क्या लिख दो, B की जगह क्या लिख दो हमारे पास म्यू 0 H इसी क्वेश्चन में। तो ये क्या आ जाएगा म्यू 0, मैं दोनों सूत्र आपको लिखते हुए बता रही हूँ, ni या म्यू 0 क्या आता है n अपॉन l इंटू i। म्यू 0 से म्यू 0 है वो क्या हो गया कैंसिल, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है H है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास ni या फिर क्या आता है
ये आंसर आ जाता है यहाँ पर। अभी ये तो हमारे पास क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ गई है। अभी देखो हमने ये जो चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया वो किसके लिए बात करें, ये जो परिनालिका है वो कहाँ पर स्थित है, अगर कहीं निर्वात में स्थित है। और वहीं अगर इसको क्या कह दिया जाए, किसी माध्यम में अगर कर दिया जाए, परिनालिका कहाँ स्थित हो, माध्यम में, तो माध्यम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो B इक्वल टू जो म्यू जीरो है उसकी जगह क्या लिख देंगे, म्यू, और जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या रहेगा, Ni। म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, म्यू जीरो इंटू क्या लिखा जा सकता है, म्यू आर, और यहाँ पर क्या लिख दो, B का क्या लिख दो हम, मीडियम लिख देते हैं, और Ni, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, म्यू आर बाहर कर दो, और म्यू जीरो इंटू एन इंटू क्या लिख दो, आई लिख दो, या इसे ही क्या लिख दो, म्यू आर म्यू जीरो कैपिटल एन अपॉन एन इंटू क्या लिख दिया हमने, आई लिख दिया। तो जो माध्यम है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, निर्वात के चुंबकीय क्षेत्र का कितने गुना होता है, म्यू आर गुना होता है। यहाँ से ये भी एक हमारे पास क्या आता है, जो क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास यहाँ से ये पूछ ले कि निर्वात में परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र और माध्यम में जो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है उनमें क्या रिलेशन होता है, तो इन दोनों का अनुपात तो क्या होगा, Bm अपॉन बी, निर्वात तो म्यू आर अपॉन 1। या फिर इस यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये रहेगा कि माध्यम में चुंबकीय परिनालिका के लिए माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्वात के चुंबकीय क्षेत्र का म्यू आर गुना होता है। इनके माध्यम का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब हम एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ जो परिनालिका है हमने ली, उसके लिए जो ये कहे कि जो परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र किस पे डिपेंड करता है, एक तो किस पे, धारा पे डिपेंड कर रहा है, और उस पे फेरों की संख्या पे डिपेंड करता है, उसकी लंबाई के ऊपर यानी आर पे, या फिर ये कहीं त्रिज्या पे जो परिनालिका उसकी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है। अभी ये तो हमने क्या बात की, आदर्श परिनालिका के बात की कि ये कोई अनंत लंबाई की हो, यही अगर हम क्या ले लेते हैं, ये जो परिनालिका है वो क्या ले ली हमने, किसी सीमित अगर लंबाई की ले लेते हैं, तब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने जैसे हमने पहले के टॉपिक में हम बात कर चुके हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र था, देखो हम परिनालिका का क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाओ, देखो उसी से हम इसको क्या है समझ सकते हैं। ये क्या बना ली हमने, एक परिनालिका बना ली है, और ये इसकी क्या आ गई, एक्स आ गई। यहाँ से किसी बिंदु से ये देखो इस तरीके से ये एंगल क्या आ गया हमारा φ1, ये एंगल हमने क्या ले लिया φ2। अगर एंगल ले लेते हैं तो एक cos φ1 और cos φ2 करके हमारे पास एक क्या था, b म्यू जीरो। यही बात क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो ये परिनालिका है ये भी कहाँ पर स्थित है, किसी निर्वात के अंदर स्थित है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, b इक्वल टू आया था 1/2 म्यू जीरो एन आई, और कोस क्या आया था φ1 माइनस क्या आ गया था कोस φ2। तो यहाँ जो कोस φ1 और φ2 ले रहे हैं, अगर इन एंगल्स की वैल्यूज है वो अगर हम क्या ले लेते हैं, जो बायो-सावर्ट रूल आया था उससे हमने क्या किया था, ये निकाला था पिछली क्लासेस में हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो बायो-सावर्ट रूल से हम क्या देखते हैं कि यहाँ क्या है, जो φ1 वैल्यू की यहाँ जो एक एंगल तो क्या गया, अगर यहाँ पर क्या लेते हैं φ1 इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम 90 डिग्री ले लें, और φ2 क्या आ जाता है यहाँ पर अगर 180 डिग्री आ जाता है। जो φ1 और φ2 है उन दोनों की क्या है वैल्यूज रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री का मतलब, तो ये तो क्या आ गया हमारे पास 0 आ गई, और यहाँ से इसकी जो 180 डिग्री की जब वैल्यू रखेंगे तब इसका मान हमारे पास क्या जाता है -1। तो cos 180 डिग्री का -1 मान होता है, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1/2 म्यू जीरो एन आई। अभी ये हमने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है किस बिंदु के लिए, कि इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है,
के लिए, तो एंड पॉइंट्स के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है वो कितनी आती है 1/2 म्यू 0 Ni। तो यहाँ से एंड पॉइंट के लिए अपन यहाँ लेके देख लो, है ना, इसको यहाँ कंसीडर करेंगे तो ये जो एंगल है 180 डिग्री पे जाएगा या नहीं जाएगा इस तरीके से, और ये φ1 अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो कुछ ऐसा ही हमारे पास बनेगा। तो हमारे पास जो बायो सावर्ट रूल है वहां से हमने क्या निकाले एम्पियर का नियम। तो जो एम्पियर का नियम है वहां एम्पियर के नियम से हम बायो सावर्ट नियम को भी प्रूव कर सकते हो, बायो सावर्ट के नियम से एम्पियर के नियम को भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है समतुल्य कहे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो बायो सावर्ट का रूल का यूज लेते हुए जो परिनालिका के एंड पॉइंट्स हैं उनके लिए क्या निकाल लिया हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अभी इसका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया हमारे पास जो परिनालिका से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको कि परिनालिका और क्या आता है दंड चुंबक। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया इनके बारे में छोटी सी बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि परिनालिका में क्या चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित करते तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये भी क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र, ये तो इसमें सिमिलरिटी होगी। दूसरी चीज क्या हो गया कि जो परिनालिका है वो भी क्या करती है दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है कि इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल की और इसके क्या रहेंगे सिरे रहेंगे, वैसे ही परिनालिका के जो सिरे होंगे वो भी क्या रहेंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल के रहेंगे। अभी लेकिन इनमें जो अलग क्या चीज है देखो, अलग क्या होगा कि जो दंड चुंबक है, दंड चुंबक की हमने बात की थी तो उसके क्या निकाले थे हमने कि इस यहाँ पर भी और यहाँ भी क्या होगा कोई चुंबकीय क्षेत्र की थोड़ी वैल्यू होगी, लेकिन जो परिनालिका है उसके लिए बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है 0 होता है। और यहाँ क्या होता है कि जो अपना दंड चुंबक है उसमें वक्राकार होती है जो चुंबकीय रेखाओं की दिशा, और जो परिनालिका उसमें ऑलमोस्ट क्या रहती है समांतर रहती है। तो ये हमारे पास जो परिनालिका और दंड चुंबक है इन दोनों में क्या आ गई सिमिलरिटी, और इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में हमने बात कर ली है। इसी से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो परिनालिका है उसी का एक रूप होगा क्या जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टोरॉइड है, उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। इसके साथ ही जो परिनालिका का अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसको आपको अच्छे से देखना है क्योंकि बार बार हम क्या यूज में ले रहे हैं एम्पियर लॉ ले रहे हैं, तो चाहे एम्पियर की जो दो कंडीशंस या उसके एप्लीकेशंस हमने वो पढ़ी या परिनालिका से पूछो या टोरॉइड से पूछो, एक जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। आप इसको ध्यान से करें, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फोकस करें। अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।